गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET पार्ट टेस्ट क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो मैंने चैप्टर सेलेक्ट करे हैं दैट इज सॉल्यूशन। बच्चा मकसद एक ही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए, 1 मिनट के अंडर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। और उसके लिए एक ही है कि हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है द हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब KH का वैल्यू आपको दिया हुआ है। किसके लिए? फॉर 3 गैसेस ABC, 3 गैस है ABC, उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है? KH का वैल्यू दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो आपको 1 4 5 ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये गैस A के लिए दिया हुआ है। ये जो आपको 2 × 10⁻⁻5 जो बहुत कम है ये किसके लिए दिया हुआ है? B के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं 35 किलो बार ये किसके लिए दिया हुआ है? C गैस के लिए। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर कि आपको यहाँ पे निकालना है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन वाटर द फॉलो ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का ऑर्डर क्या होगा ये निकालना है। आपको पता है ना हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू solubility of that gas, solubility of that gas। पता है आपको ये वाला आप पढ़ चुके हैं, बोर्ड का पेपर भी दे चुके हैं, राइट। ये कहता है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कहता है। तो क्या मैं यहाँ से solubility of that gas बाहर निकाल लूँ बाहर? तो निकाल लेते हैं यहाँ से solubility of that gas, ठीक है, इज क्या हो जाएगा? इक्वल टू प्रेशर अपॉन क्या हो जाएगा? KH। ठीक है सर, KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। अब जरा एक बात बताओ बच्चा, यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जिसका KH का वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, उतनी कम होगी। होगी कि नहीं होगी? कम बताओ जल्दी से। क्लियर है? कम होगा। तो देख लो यहाँ पर जिसका KH का वैल्यू बड़ा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो देखो किसकी KH की वैल्यू बड़ी है, जरा देखो बताओ। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं बच्चा? यहाँ पर 145 जो A है इसकी सबसे बड़ी है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो A की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। उसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, ध्यान से। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका B है, जो B गैस है उसकी सबसे कम है, -5 है। तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। जिसकी KH की वैल्यू कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। और बच गया कौन? C। तो C यहाँ पर बीच में आ जाएगा। तो BCA इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर में। तो आप देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको तो मिल चुका होगा, ऑप्शन B इज करेक्ट। ऑप्शन B इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन था कि सर जिसका KH का वैल्यू जितना बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ये क्वेश्चन JEE नीट और CUET में भर भर के आता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाइए। सर बोलो सर आपने तो 2 मिनट ले लिया। सर बच्चा मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे लिए तो ये क्वेश्चन 30 सेकेंड का क्वेश्चन, मैं 30 सेकेंड में सॉल्व कर जाऊँ इसको, ठीक है। और आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव, क्या कहता है? ध्यान से पढ़िए, मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सबसे कम होगी? मिनिमम की बात कर रहा है सर। अच्छा मिनिमम, ठीक है सर। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं रॉल्स लॉ बोलता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे नोट किया जाता है? डेल्टा TB से, इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोललिटी होता है। पता है ना आपको ये होता है। अब आप बताइए सर ये जो आप देख रहे हैं I क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर है। I क्या है आपका? वेंट ऑफ फैक्टर। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, किसके लिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि लाइक क्या ले सकते हैं हम लोग? शुगर, समझ रहे हैं, यूरिया। इसके लिए I का वैल्यू कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। याद रखिएगा इसके लिए I का वैल्यू 1 ले लेते हैं। और उस केस में डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या बन जाता है? डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोललिटी। ये तो पढ़े हैं आपने। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या बन जाता है? डेल्टा TB इक्वल टू
Kb इंटू मोलरिटी। यही पढ़े हो जी, यही पढ़े हो, क्या पढ़े हो? इस केस में डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाता है? Kb इंटू एम। तो यहाँ पर आई 1 है तो वो आई लिखो या ना लिखो, 1 लिखो या ना लिखो, क्लियर हो गया। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनना, ध्यान से, इधर देखो, इधर कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जब आपका ये आई क्या हो जाए? इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाए। क्या हो जाए? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। लाइक क्या क्या आ जाए बताओ? लाइक आ गया आपका KCl, MgCl2, ZnSO4, Al2SO4 होल थ्राइस। उस केस में डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? आई इंटू Kb इंटू एम। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई लगाना आपको, वेंटो फैक्टर लगाना। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान देखिए, यहाँ पर भी NaCl है, MgSO4 है, NaCl है, KCl, मतलब सब इलेक्ट्रोलाइट्स है। सब क्या बच्चा? इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो यहाँ पर आई लगाएंगे, ओके। अब यहाँ पर ना तो Kbm दिया हुआ है, ठीक है, ना आपको मोलरिटी दिया हुआ है, कुछ भी। ये मोलरिटी और Kbm का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो मतलब हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो किसके ऊपर करना पड़ेगा सर? आई के ऊपर करना पड़ेगा, बेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आई निकालना पड़ेगा। देखो आई कैसे निकालते हैं हम? यहाँ पर सबसे पहले क्या ले लेते हैं? NaCl, NaCl, NaCl को ब्रेक करो, क्या देगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। जरा बताओ, ये 1 है, ये 1 आया, ये भी 1 आया, है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 1 मोल से ये कितना बन गया बताओ? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, कितना बन गया? 2 मोल्स बन गए, है ना। अब आपके पास NaCl है कितना? जरा देखो 0.05, तो 0.05 मोल दे रखा है, तो इससे कितना बनेगा? 0.05 इंटू 2, कितना आ जाएगा? 0.1 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना आ गया बताओ? आई का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से आई का वैल्यू आ गया, आई का वैल्यू आ गया 0.1। क्लियर है क्या? तो 0.05 NaCl के लिए, किसके लिए आया बताओ? मैं सीधा लिख देता हूँ, 0.05 NaCl के लिए। इसके लिए आई का वैल्यू कितना आ गया? 0.1। उस तरह से क्या दिया हुआ है आपको? नेक्स्ट देख लीजिए क्या दिया हुआ है। मैं सीधा लिख दूँ क्या? यहाँ पर यहीं पे लिखूँ, ये देखो क्या दिया हुआ है? KCl दे दो, बी वाला ऑप्शन। चलो लिख देता हूँ मैं, क्या तुम भी समझोगे। KCl टूटेगा तो क्या देगा? K प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 से कितना बन गया? ये 1, ये भी 1, मतलब 1 से कितना बन रहा है? 2 बन रहा है, ये 2 बन गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर KCl है कितना? KCl कितना है? इधर देखो कितना है? 0.01 है, 0.01। तो बताओ 0.01 से कितना बनेगा? 0.1 इंटू 2, कितना बन गया? 0.2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 0.2, जो कि बड़ा है। ये कितना आ गया? 0.1, ठीक है। ये 1 मोलर है, बताओ 1 से कितना बनेगा? NaCl के लिए NaCl की बात कर लेते हैं। NaCl टूटेगा तो क्या देगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये भी 1 से 1, 1, ठीक है ना। तो मतलब 1 से कितना बन गया? 2 मोल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2, आई का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर हो गया? तो ये तो और भी बड़ा हो गया। आपसे पूछ रहा है बच्चा मिनिमम, मतलब जिसका आई का वैल्यू कम होगा, जिसका आई का वैल्यू कम होगा उसका बॉइलिंग इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, है ना। जिसका आई का वैल्यू कम होगा उसका इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ये इलेवेशन के केस में। डिप्रेशन में इसका उल्टा हो जाता है, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट में इसका उल्टा हो जाता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू सबसे कम किसका आ रहा है बच्चा? फर्स्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसमें आ जाएगा। आई का वैल्यू यहाँ पर कितना आया? आई का वैल्यू आ गया यहाँ पे 0.01। इसके लिए कितना आएगा बताओ? इसके लिए आएगा 0.2, राइट, निकाल लोगे तुम। इसके लिए बता दिया आपको, इसके लिए तो अभी निकाला था हमने। इसके लिए आई का वैल्यू कितना आ गया? 2। इसके लिए आई का वैल्यू कितना आया? 0.2। तो 0.2 भी बड़ा है, 2 तो ऑलरेडी बड़ा है, और ये 0.01 सबसे छोटा है ना। यही निकाला था ना जी, 0.01 ही निकाला ना, या 0.1 निकाला था, सॉरी 0.1। तो ये सबसे छोटा है ना जी, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई का वैल्यू जिसका कम होगा उसके लिए इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और अगर यहीं पर मैक्सिमम पूछ देता तो, अरे सुनो इधर, अगर यहीं पे मैक्सिमम पूछ देता तो क्या करते? तो आंसर ये हो जाता, मैक्सिमम के लिए ये हो जाता। क्लियर? मैक्सिमम के लिए ये हो जाता और मिनिमम के लिए वो हो जाएगा, राइट। क्लियर है? चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के एफ ऑफ बेंजीन इज, के एफ का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है, बेंजीन के लिए दिया हुआ है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉलिबिलिटी ऑफ मोलालिटी भी आपको दिया हुआ है 0.07 मोलल दे रखा है ना, 0.078 मोलल दे रखा है। ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आई यूज नहीं करना आपको, ठीक है ना, आई यूज नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। अप टू 2 डेसिमल आपको राउंड फिगर में निकालना है। क्या निकालना है आपको, समझ में आया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है आपको। तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी। अब बोलो सर आई क्यों नहीं लगाया, अभी दिया ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दिखा ना आपको, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसके लिए आई का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है, तो इसलिए आई नहीं लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब आप देखो वैल्यू पुट कर दो, के एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, ये दिया हुआ है 5.12 इंटू मोलरिटी कितना दिया हुआ है 0.078। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.39 के आसपास, ठीक है। ये आ गया आपका डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ कहता है राउंड फिगर में निकालिए, किस में निकालिए सर, राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल, 2 ही में, तो 2 राउंड फिगर में कितना आ जाएगा बच्चा बताओ, 0.4 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 0.40, ठीक है। ये डेल्टा टी एफ का वैल्यू, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, देखो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा ना, एकदम इजी है ना बच्चा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, क्या शो करना चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मतलब ये नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात, समझ रहे हो ना, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा है। जरा देखो बेंजीन टोल्यूइन, बेंजीन टोल्यूइन, ए ऑप्शन क्या है, क्या बताया था, आइडियल के लिए क्या होता है, रिदम सेम होता है, रिदम सेम होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेंजीन टोल्यूइन, ये कौन सा केस होगा, आइडियल, ये किसका केस है, आइडियल, तो इसकी बात ही नहीं होगी क्योंकि नॉन आइडियल की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर, इधर इधर देखना इधर, उसके बाद क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन क्या होगा, आइडियल हो जाएगा ना, क्योंकि रिदम सेम है, रिदम, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन रिदम सेम है, आइडियल सोल्यूशन। बेंजीन टोल्यूइन रिदम सेम है, आइडियल सोल्यूशन। क्लियर हो गया। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, ए और सी तो कैंसिल हो गया, क्योंकि सर ये आइडियल है और जो डेविएशन शो करता है वो तो नॉन आइडियल होता है। अगर पूछ दिया कि रॉल्स लॉ से डेविएशन शो कर रहा है, कौन सा सोल्यूशन होगा, आइडियल या नॉन आइडियल, बताओ, नॉन आइडियल की बात हो रही ना, तो ये दोनों तो आइडियल है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, देखो यहाँ पर आ जाता है कि सर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी देखो, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है ये निगेटिव डेविएशन शो करता है, क्या शो करता है, निगेटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, तो ये निगेटिव में आ जाता है, उसका जो ग्राफ होगा वो नीचे से जाएगा, आइडियल से नीचे का ग्राफ जाएगा, तो ये निगेटिव, तो बच गया कौन, इथेनॉल ऑन एसीटोन, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लिख दोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ की वैल्यू क्या होगी, समझ लो एक बात ध्यान से, जो के एफ होता है या जो के बी होता है, ये दोनों सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। किस पर डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब ये अब मोलालिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, नोट ऑन द कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, ये कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, सुन रहे हो, एक सेकेंड बच्चा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। अब मोलालिटी बढ़ा लो, घटा लो, ट्रिपल कर लो, क्वाड्रिपल्स कर लो, हाफ कर लो, कुछ भी कर लो, के एफ और के बी पे कोई असर नहीं होगा। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा, अनचेंज्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनचेंज्ड। समझ में आई ना बात, के एफ और के बी में मोलालिटी बढ़ा लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, हाफ, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, कुछ भी कर लो, के एफ और के बी पे कोई असर नहीं होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट आइडियल गैस सोल्यूशन, सॉरी आइडियल गैस बोलता हूँ, आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो अगर मैं बात करूँ आइडियल के लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू कितनी होती है, 0,
डेल्टा एच मिक्सिंग, ठीक है, याद रखना वैल्यू कितनी होती है 0। डेल्टा यू मिक्सिंग की वैल्यू कितनी होगी 0। समझ में आया इतना तक, क्लियर है। उसके बाद डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू 0 नहीं होता है, याद रखना। डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू 0 नहीं होता है। ये 2 कहानी, ये 5 कहानी आपको हमेशा याद रखना है, क्लियर है। डेल्टा बी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा यू मिक्सिंग 0, ठीक है। बट ये जो 2 केस है यहाँ पर ये 0 नहीं होता है, ये 0 नहीं होता है। ये बातें आपको याद रखना, कितना बार जेई और नीट सब में आया हुआ है और देखो सीयूटी में भी आया हुआ है, ठीक है, कर लोगे। यहाँ पर डेल्टा बी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा यू मिक्सिंग 0, लेकिन ये 0 नहीं होता है। तो ये डेल्टा जी मिक्सिंग 0 दिया है, ये होता है, जबकि नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। बाकी ये जो डेल्टा पी है, पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड, ठीक है, जितना दिया हुआ है जो हम कैलकुलेट करते हैं वो माइनस करोगे तो डेल्टा पी का वैल्यू आता है, सही बात है। डेल्टा यू भी क्या होता है 0 होता है, अभी बोला था। डेल्टा एच भी क्या होता है 0, लेकिन ये केस नहीं होता है बच्चा, ये डेल्टा जी मिक्सिंग 0 नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंटॉफ फैक्टर फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर, ओ सॉरी, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है BaOH होल ट्वाइस, ठीक। इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या देगा ये देगा Ba+2 प्लस 2OH माइनस। जरा बताओ यहाँ पर ये कितना आया 1 और ये कितना आया, ये तो ऑलरेडी 2 यहाँ पर आ ही चुका है, तो कितना आ गया, आई का वैल्यू कितना आ गया 3, तो आई का वैल्यू 3 आ जाएगा। कहाँ पर है 3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ यहाँ पे ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मतलब WA गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए A लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा लिख दूँ क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जिसको हमने क्या लिख दिया WA। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.5 ग्राम, जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, बताओ ये वाटर क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट होता है ना, क्या लिखेंगे WB, कितना वैल्यू दिया हुआ है 100 ग्राम, क्लियर हो गया। इज 3732 mm, ये आपको दिया हुआ है, मतलब प्रेशर आपको दिया हुआ है। प्रेशर कितना दिया हुआ है, मतलब ये P नोट वेपर प्रेशर है ना, 100 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का दे रखा है, ठीक है, 732, तो ये PS है, सॉल्यूशन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर PS। मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे नोट करते हैं इसको, PS से। कितना दिया बताओ 732 mm दे रखा है, क्लियर हो गया, सब दे रखा है। कहता है KB का वैल्यू दिया हुआ है, KB कितना दिया है सर, KB दिया हुआ है 0.52, क्लियर हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, पूछता है सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ये PS दे रखा है। बताओ यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि RLBP रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, तो RLBP इक्वल टू क्या होता है बताओ, P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसको A माना हमने, क्लियर हो गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल ऑफ B, यही लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपका सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट, मतलब वो सॉल्यूशन बहुत ही हाईली डाइल्यूटेड है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग, पढ़े हो ना ये RLBP का फॉर्मूला, देखना RLBP आपने पढ़ा होगा ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल सकते हैं बताओ, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नोट इज इक्वल टू NA को क्या लिख सकते हैं बताइए, NA तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल है ना, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख दिया, डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं NB, क्या लिखोगे NB, गिवन मास, सॉरी NB के लिए क्या लिखोगे, गिवन मास मतलब WB अपॉन मोलर मास, तो MB, ठीक है। यहाँ से आगे आ जाओ, क्या लिख सकते हैं हम P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नोट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख दो WA अपॉन
Ma, और ये डिवाइड में है तो उल्टा हो जाता है, आपको पता ही, मैथ्स वाले बच्चे होंगे तो Mb अपॉन Wb, ठीक है, पता चल गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, क्या करते हैं यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एक बात आपको जानना चाहिए कि जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है प्योर, वो कितना होता है 760 होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वाटर का जो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ Hg या 1 atm प्रेशर होता है, ठीक है, इस तरह से। तो mm में लेना तो 760 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो P नोट का वैल्यू कितना पुट करेंगे 760, ये होता है, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, बट आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए बच्चा, याद होना चाहिए। mm में 760 mm होता है, और अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो वो कितना होता है 76 होता है, इस तरह से, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या mm में 760 mm ऑफ Hg लिख लेना कहीं पर भी, ठीक है, ये mm में, और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये अगर सेंटीमीटर में होता है तो ये लेते, mm में है तो ये लेंगे, राइट, क्लियर है। mm में 760 और सेंटीमीटर में 76, क्लियर है ना। चलो तो ये लिख लिया, माइनस PS कितना दिया हुआ है 732 दिया हुआ है, आपको याद ही मैंने लिखा था गिवन में, और ये क्या हो जाएगा 760 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है बताओ, WA मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 6.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो पूछ रहा है, पता ही नहीं है कौन सा सॉल्यूट है, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं MA ही लिख लेते हैं, इनटू MB क्या है ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, B किसके लिए सॉल्वेंट के, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर है सॉल्वेंट, तो कितना होता है मोलर मास 18, पता ही आपको, और ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 100, ये तो दिया हुआ है, क्लियर हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ सॉरी डेल्टा TB कैसे निकलेगा, MA निकलेगा ना बच्चा, MA निकलेगा, MA है ना हमारा ये वाला पार्ट, तो यहाँ से MA निकल जाएगा। MA का वैल्यू कितना होगा आप निकाल लेना, मैंने निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, 31.75 आता है, ये 31.75। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे पूरा को, तो यहाँ से MA आपका मिल जाएगा कितना 31.75, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप जानते हैं कि डेल्टा TB, एज वी नो दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है KB इंटू M, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से बताओ KB का वैल्यू कितना आया, KB तो दिया हुआ है 0.52 इंटू, अब मोलालिटी की बात आती है सर, मोलालिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है N नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही होता है ना सर। तो आज हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, 0.52 इंटू, बताओ जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 6.5, मोलर मास क्या है हमारे पास है, कितना निकाला था अभी मोलर मास, अभी निकाला ना, ये मोलर मास कितना है 31.75, 31.75 ये लिख दिया, टोटल डिवाइडेड बाय ये डिवाइड ये डिवाइड को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था बताओ 100 ग्राम था ना, सॉल्वेंट वाटर 100 ग्राम, तो 100 ग्राम था, इसको kg में लेके जाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब सॉल्व करोगे ये निकल जाएगा डेल्टा TB, क्या निकल जाएगा डेल्टा TB, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.06, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको पूरे को तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.06, क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, तो ये जो डेल्टा TB आया वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में ऐड कर दो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री प्लस प्योर वाटर सॉल्वेंट 100 डिग्री, और इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो सॉल्यूशन बन जाएगा, कितना हो जाएगा 1.06, कितना आ जाएगा ये 101.06 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 101.06। तो देख लो आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा आंसर दिया हुआ है आपको 101, तो 101 वाला आ जाएगा, क्लियर है बच्चा, कोई टेंशन कर लोगे आराम से। चलो आगे बढ़ते, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया, RLBP से मोलर मास निकाल लिया, फॉर्मूला में पुट कर दिया, उसके बाद हमने उसको 100 में ऐड कर दिया, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन
विच विल हैव एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो आपको पता है ना सर कि डेल्टा टी एफ अगर फ्रीजिंग पॉइंट का केस है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई का वैल्यू जितना ज़्यादा उसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतनी कम हो जाएगी इनवर्सली, और जिसका आई का वैल्यू जितना कम उसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा, इनवर्सली यहाँ पर इनवर्सली होता है। और डेल्टा टीबी के केस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। याद रखना ये दोनों केस याद रखना, और ये तभी पॉसिबल होता है जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना, ऐसे नहीं आता माइंड में ये सब। अब देखिए अगर मैं बात करूं केसीएल के लिए, किसकी बात करूं मैं, केसीएल, इसके लिए आई का वैल्यू बताओ, इसके लिए 2 और ये 0.1 है तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। इसके लिए ये तो 1 ही देता है तो ये 0.1 ही मतलब ये तो आई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए तो हमेशा 1 ही होगा। इसके लिए कितना होगा, 1। इसके लिए आ जाओ, ये Al2SO4 तो 2 एल्युमिनियम बनेंगे 3 सल्फेट, मतलब आई का वैल्यू कितना हो गया 5, और 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5, और यहाँ पर कितना बनेगा 2 पोटासियम और 1 सल्फेट, कितना बनेगा 3, और ये 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो 0.3, तो इसके लिए आई का वैल्यू 0.3, यहाँ पर 0.5, ठीक है, और यहाँ पर तो 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 0.2। क्या बताया, कहता है लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो लार्जेस्ट कौन शो करेगा, जिसका आई का वैल्यू कम होगा। आई का वैल्यू किसका कम है, सबसे कम देखो, सबसे कम क्या है 0.5 सबसे कम है ना, तो ये क्या बनेगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके लिए 0.5 ये सबसे कम है, 0.5 सबसे कम है, तो इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला जो कहानी है ना बच्चा, ये वाला कहानी दोनों याद रखना, इसे तो बोलता हूँ ट्रिक है, ये सब ट्रिक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको आइडिया आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्यों बोलता हूँ, आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, पता है, देख लो, डेल्टा बी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा यू मिक्सिंग 0, डेल्टा जी और डेल्टा एस कभी भी 0 नहीं होता है, तो डेल्टा एस यहाँ पे 0 दे रखा है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा बच्चा। डेल्टा बी मिक्सिंग 0, रॉल्स लॉ को ओबे करता है, डेल्टा एच 0, तो यही ना होगा, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.1 मोलल, मतलब मोललिटी दिया हुआ आपको, मोललिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोललिटी, स्मॉल m, इसे क्या बोलते हैं, मोललिटी बोलते हैं, पता है कि नहीं ये सब बात, क्या दिया हुआ है, मोललिटी दिया हुआ है, एक सेकेंड, मोललिटी, मोललिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये आपको दिया हुआ है 0.1। उसके बाद कहता है ऊपर वीक एसिड 30% आयोनाइज, अगर 30% आयोनाइज है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.3। 30% का मतलब क्या हो गया, 30%, इसका मतलब हो गया 30/100, मतलब 0.3, ये अल्फा का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अब कहता है के एफ का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.86। ठीक है, कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अब कहता है ये वीक एसिड है, कौन सा एसिड है सर, वीक एसिड। तो वीक एसिड के केस में हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वीक एसिड है, दैट इज HA, ये हमारे पास कोई एसिड है, ये टूट रहा है, राइट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये एक वीक एसिड है जो टूट रहा है, क्या बना रहा है H प्लस A माइनस। ठीक है, अब देखो एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, टाइम 0 है, यहाँ पर कितना मान लिया हमने 1 मोल मान लिया, तो ये कितना होगा 0, टाइम 0 है तो रिएक्शन रुका हुआ है, तो कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम, इसकी बात करते हैं इक्विलिब्रियम, या T इक्वल टू T भी लिख सकते हो, एट इक्विलिब्रियम या T इक्वल टू T, क्या होगा बताओ, मान लेते हैं अल्फा टूट गया तो 1 माइनस अल्फा, इधर कितना बनेगा अल्फा, इधर कितना बनेगा अल्फा, राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से बच्चा आई का, आई कैसे निकालते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, पता है ना वेंटा फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स
बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन मतलब ऊपर में आफ्टर और नीचे में बिफोर, यही तो है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, आइए आफ्टर डिसोसिएशन मतलब यही ना जी, जो डिसोसिएट कर गया, यही ना है डिसोसिएट कर गया। कितना हुआ बताओ? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे, राइट। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। बिफोर मतलब जब टाइम 0 था तो कोई डिसोसिएशन हुआ नहीं, कितना था शुरू में? 1, तो यहाँ पे दे देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या हो गया सर? प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, कितना बचेगा? 1 प्लस अल्फा। ठीक है, दिस इज आई, दिस इज आई। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ कितना होगा? 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 0.3, 0.3 अभी बोला था ना 30% टूटता है, कितना आ गया सर? 1.3 आ गया। दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर, दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर। अब तो कहानी खत्म, आ गया सर। अब क्या जानते हो? डेल्टा टी एफ निकालना है क्या? हाँ, डेल्टा टी एफ क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, सबका वैल्यू दिया हुआ है। आई का वैल्यू कितना है? 1.3, के एफ का वैल्यू अभी बोला था, सॉरी के एफ का वैल्यू कितना है? 1.86 इंटू मोलालिटी कितना है? अभी लिखा था हमने 0.1, 0.1। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से डेल्टा टी एफ का वैल्यू आ जाएगा 0.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये आ गया। लेकिन आपको डेल्टा टी एफ थोड़ी पूछ रहा है, एलिवेशन इन फ्रीजिंग, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेस करता है कि एलिवेट होता है? डिप्रेशन होता है कि एलिवेशन होता है बच्चा? डिप्रेशन होता है, बोलते हैं ना डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बताओ? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, मतलब 0 से भी कम हो जाएगा ना, तो मतलब 0 और क्या कर दोगे तुम यहाँ पे? माइनस कर दोगे, कितना? 0.24, कितना आ जाएगा ये? माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर है? क्लियर है? तो देख लो आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी माइनस वाला। अरे बच्चा, डिप्रेस सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता चला जाता है, तो 0 से भी कम 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 मतलब माइनस कर दो। इलेवेशन होता तो प्लस कर देते ना, इलेवेशन होता तो प्लस कर देते। अब वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था तो वो 100 में ऐड करते, वो फ्रीजिंग पॉइंट है तो 0, बॉइलिंग पॉइंट होता तो 100 प्लस। अरे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100, उसमें ऐड कर देना था, 100 में ऐड कर देते। अब फ्रीजिंग पॉइंट है तो कितना में ऐड करोगे? 100 में। वाटर 100 पे फ्रीज होता है, 0 पे फ्रीज होता है, तो 0 में उसको माइनस कर देंगे, कम होना है ना तो माइनस कर देंगे, ऐड थोड़ी करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? क्लियर? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, द वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू विच अंडरगोज डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो ग्रेटर देन 1 होगा। डिसोसिएशन के केस में वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? फॉर डिसोसिएशन, नहीं पढ़े हो क्या? फॉर डिसोसिएशन, ठीक है, मैं सीधा लिखता हूँ, आई इज ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गया? और फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन आई इज लेस देन 1। क्लियर है ना? याद रखना। तो उसके बाद कहता है एंड एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में क्या होगा? लेस देन 1। एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में क्या होगा बच्चा? लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1। क्लियर है? एसोसिएशन के केस में लेस देन 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल KI, ठीक है, विच चेंज विल काउज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक, आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, कहता है किसको ऐड करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। देखो, ये NaCl को ऐड करने से, या Na2SO4 ऐड करने से, KI को ऐड करने से, या वाटर को ऐड करने से। देखो, जब आप NaCl को ऐड करोगे, या फिर Na2SO4 को ऐड करोगे, या फिर KI को ऐड करोगे, इस तीनों को ऐड करने से, इस तीनों को ऐड करने से क्या होगा सर? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर मॉलिक्यूल्स, या फिर आयंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा?
इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो बच्चा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बातें आप याद रखिए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब आप वाटर ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे सर, क्या ऐड करोगे, वाटर। जब आप वाटर ऐड करोगे, वाटर, ठीक है, तो वाटर ऐड करने से क्या होगा बताओ, वाटर ऐड करने से सिर्फ इसके आयंस नहीं बढ़ेंगे, वाटर ऐड करने से आयंस नहीं बढ़ेगा, वहां पे क्या होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। वाटर की तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही होता है ना, 100 कितना भी वाटर ऐड करो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होगा, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होगा ना जी, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना भी वाटर ले लो 100 डिग्री पे तो बॉयल करेगा। तो वाटर ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता है, नो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, नो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, नो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। जब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, 100 पे बॉयल होकर वेपर बनाता रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करोगे बच्चा, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मान लो तुम्हारे पास वाटर है, उसमें चीनी मिला रहे हो और चीनी मिला रहे हो, या नमक ही मिला दो, तुम नमक मिला रहे हो, मिला रहे हो, मिला रहे हो, और डाल रहे हो, और ऐड कर रहे हो, और ऐड कर रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना, जल्दी थोड़ी बॉयल करेगा वाटर। और अगर तुम पानी में कुछ भी नहीं मिलाया तो 100 पे ही बॉयल करता रहेगा, बॉयल करता रहेगा, और पानी डाल दो 100 पे बॉयल करेगा, और पानी डाल दो 100 पे ही बॉयल कर, तो वेपर बनता रहेगा 100। लेकिन जब से तुम नमक डाल रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आप जो 100 पे बॉयल होना था वो 100 पे बॉयल नहीं होगा जब तुम नमक ऐड करोगे, वो 120 चला जाएगा, 150 चला जाएगा, और ऐड करोगे 180 चला जाएगा, और ऐड करोगे नमक 200 चला जाएगा, और ऐड करोगे 250 डिग्री चला जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन होगा, तो कहाँ पर वेपर प्रेशर बनेगा, जब आप वाटर ऐड करोगे, तो एडिशन ऑफ वाटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डीएम क्यूब, ठीक है, ऑफ यूरिया, मोलिकुलर मास यूरिया का दिया हुआ 60 होता है, पता ही आपका, इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये, विथ 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज, ठीक है। कहता है यहाँ पर कि इतना कंटेंट करता है, आइसोटोनिक है, तो सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 यूरिया इतना आइसोटोनिक विथ 5% सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज, कितना होगा, उसकी क्या निकालना है यहाँ पर आपको, मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है आपको, मोलर मास निकालना है, ठीक, उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की मोलर मास निकालना। देखो यहाँ पर जो क्या दिया हुआ, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, अगर आपके पास दो सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन 1 और ये भी सॉल्यूशन 2 है, ये सॉल्यूशन 2 है, अगर ये आइसोटोनिक है, ये सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक, तो यहाँ पर C1 इसकी कंसंट्रेशन और इसकी C2 इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब इसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन C1 और सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन C2, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगा। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, बोलो बोलो बोलो, मोलरिटी, ये M1 इक्वल टू मोलरिटी, मोलरिटी M2, ये दोनों बराबर होता है, ठीक। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी होता है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5%, दिखा आपको 5% सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब 5% का मतलब क्या हुआ, 5% सॉल्यूट, सॉल्यूट इन कितना 100 क्या ml ले लें, क्या यूरिया ग्राम, हाँ लीटर ले लेते हैं, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो 5% मतलब यहाँ पे ग्राम ले लो, 5 ग्राम सॉल्यूट, 5 ग्राम सॉल्यूट किस में है बताओ, 5 ग्राम सॉल्यूट 100 ml में, तो अब लीटर में लेना आपको, मोलरिटी तो लीटर में होता है ना, मोलरिटी किस में होता है, लीटर में, तो इसको ले लेते हैं 1000, बताओ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा, 100 में 5 ग्राम है, तो 1000 में कितना होगा बताओ, 50 हो जाएगा ना, तो 50 ग्राम हो जाएगा, तो 1000 में कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये 50 ग्राम क्या आ गया आपका, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आ गया, जो 1 लीटर में प्रेजेंट है, मतलब ये भी कितना है, 1 लीटर है, 100 ml 1000 ml लेना तो 1 लीटर, 1 लीटर में 50 ग्राम है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि 10 ग्राम किस में है सर, अच्छा डीएम क्यूब है,
तो आप एक बात याद रखना कि 1 dm क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, ठीक है। तो ये भी 1 लीटर ही है, आपको घुमाने के लिए dm क्यूब दे दिया आपको, मतलब ये 1 लीटर ही है। तो 1 लीटर में 10 ग्राम यहाँ पर है यूरिया, और यहाँ पर क्या है 50 ग्राम है 1 लीटर में, ठीक है। आ जाओ, और आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक का मतलब मोलरिटी 1 और मोलरिटी 2 ये दोनों बराबर है ना, सॉरी एक सेकेंड, ये दोनों क्या है आपका बराबर है। तो बताओ मोलरिटी को क्या लिखते हो, मोलरिटी को लिखते हैं n/v, किसके लिए बताओ सॉल्यूशन 1 के लिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा n/v किसके लिए सॉल्यूशन 2 के लिए, राइट। क्लियर है। n कैसे निकालते हैं, अच्छा v को हटा दें बताओ तो, क्योंकि वॉल्यूम ये भी कितना होगा 1 लीटर, ये भी कितना है 1 लीटर, दोनों 1 लीटर, तो उसको तुम हटा सकते हो, ये v1 ये v2 ये भी हट सकता है, तो क्या बचेगा n1 इक्वल टू n2। क्लियर है बताओ, यस ओके। अरे बच्चा ये v1 कितना वैल्यू आया, ये जो v1 आप देख रहे हो ये v1 कितना आएगा, ये भी v2 कितना आएगा 1 लीटर ही आएगा ना, वॉल्यूम सेम है, तो इसलिए n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा। आ जाओ n1 कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास किसके लिए सर 1 के लिए, राइट, ये 1 के लिए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास किसके लिए बताओ 2 के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2। आ जाओ गिवन मास कितना है 1 के लिए बताओ, मतलब यूरिया वाला बताओ कितना होगा यहाँ, यूरिया क्या, हाँ यूरिया, तो गिवन मास कितना है 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है 60, किसके लिए सर यूरिया के लिए, इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 50 अभी तो निकाला था, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है सर हमें नहीं पता, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है ना, ये नॉन वोलाटाइल उसी का तो निकालना है, तो इसको m मान लेते हैं, निकाल लो यहाँ से। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 ग्राम, ये आ जाएगा 300 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, कैलकुलेट कर लोगे कोई दिक्कत, चलो ये m का वैल्यू निकल गया। और ये किसका है, ये आपका मोलर मास ऑफ क्या था, नॉन वोलाटाइल था ना, हाँ नॉन वोलाटाइल solute which is present in किसमें पता चला आपको, किसमें प्रेजेंट है 5% जो बोला था 1 लीटर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, तो वही तो पूछ रहा था आपसे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की मास पूछ रहा था। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ, यही तो पूछ रहा था 55% जो है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसका मास निकालिए, तो निकाल लिया हमने। आइसोटोनिक है, देख लो एक बार, क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपको पता है वाटर एसपीएम के थ्रू मूव करता है, तो फ्रॉम बोथ साइड होता है बच्चा, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के साइड और सॉल्वेंट से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के साइड, दोनों तरफ होता है। बट वो होता है क्या, अनइक्वल फ्लो रेट्स होता है, रेट ऑफ जो फ्लो होता है ना वाटर का वो अनइक्वल होता है, अलग अलग होता है, तो ये बात याद रखना इधर, ठीक है, अनइक्वल रेट से फ्लो करता है, ठीक है ना, ये तो थ्योरी वाला था, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्या कहता है सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, एसीटोन और इथेनॉल की जो सॉल्यूशन है वो क्या शो करता है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शो करता है, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओबे रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ तो ओबे करेगा नहीं, क्योंकि जो रॉल्स लॉ ओबे करता है उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन तो होता नहीं है, ये होगा आइडियल सॉल्यूशन, बताओ रिदम तो सेम है नहीं, तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी नियरली बिहेव आइडियल सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डेविएशन वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही जबरदस्त है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड P एंड Q, 2 लिक्विड दिया हुआ है P एंड Q, P का दिया हुआ है 80 एंड Q का दिया हुआ है 60, तो P का जो वेपर प्रेशर है प्योर है तो 80 दिया हुआ है, और जो Q का दिया हुआ है वो 60 P नोट दिया हुआ है ना, वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड मतलब अलग अलग है, तो ये प्योर लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। नोट क्यों लिखा, प्योर है ना, अलग अलग लिक्विड है इसलिए नोट लिखा। कहता है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय 3 and 2,
बाय द मिक्सिंग ऑफ 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q। तो मोल ऑफ P कितना दिया हुआ है 3 और मोल ऑफ Q कितना दिया हुआ है 2। एन P मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P, एन Q मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q। ये 2 3 दिया हुआ है। कहता है टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, यही निकालना है ना सर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे निकालते, ये दिया हुआ था हम लिख लिया। सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स मतलब एन टोटल निकाल लेते हैं। सीधा लिखूँ क्या, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो एन टोटल लिख देता हूँ। एन टोटल क्या निकलेगा, एन पी प्लस एन क्यू, क्या होगा 3 प्लस 2 कितना आ गया 5 मोल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया। अब आ जाओ, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पी अगर निकालो तो क्या लिखते हैं हम, मोल ऑफ पी डिवाइडेड बाई मोल ऑफ पी प्लस मोल ऑफ क्यू। सब कुछ दिया हुआ है तो मोल ऑफ पी कितना दिया हुआ है बताओ बताओ, मोल ऑफ पी कितना है 3 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/3 प्लस 2 कितना आ गया ये 3/5 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6 0.6। क्लियर हो गया। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, मोल ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई मोल ऑफ क्यू प्लस मोल ऑफ पी है ना। तो क्या होगा 2/2 प्लस 3 कितना आएगा ये 2/5 दैट इज कितना आएगा ये 0.4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू पी और भी हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ पी एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि वेपर प्रेशर ऑफ पी क्या लिखोगे, पी नोट इंटू पी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, यही लिखोगे ना। तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ पी को क्या लिखोगे, पी पी इक्वल टू पी नोट ऑफ पी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अरे जहाँ रॉल्स लॉ अप्लाई कर दिया और क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। P इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नोट का वैल्यू दिया हुआ है ना, पी नोट का वैल्यू कितना दिया बताओ 80, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P अभी निकाला था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ P निकाले थे ना 0.6, तो ये दे दिया 0.6 कितना आएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 48। क्लियर हो गया। उसी तरह से बच्चा वेपर प्रेशर ऑफ Q इज इक्वल टू पी नोट ऑफ Q इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q, रॉल्स लॉ है ना। वेपर प्रेशर ऑफ Q क्या लिखोगे बताओ, P ऑफ Q इक्वल टू पी नोट ऑफ Q इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q, राइट। वैल्यू पुट कर दो, पी क्यू इज इक्वल टू पी नोट ऑफ Q कितना आया, याद है आपको 60 पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, और ये 0.4 मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, तो ये आ गया 24। क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम निकाल लेते हैं पी टोटल, निकालना आपको पी टोटल। पी टोटल क्या निकालोगे, पी पी प्लस पी क्यू। अरे बच्चा इसी का तो वैल्यू था ना, यही तो था, पी पी का वैल्यू क्या रखे थे आप, पी नोट पी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, यही रखे थे ना, वैल्यू पुट कर लिया था। प्लस इसको क्या लिखोगे बोलो बोलो, इसको क्या लिखोगे, पी क्यू क्या लिखते थे हम लोग, पी नोट ऑफ क्यू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू, राइट। ये इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, तो दोनों को सॉल्व कर चुके हैं। बताओ पी टोटल क्या निकाला हमने, पी टोटल क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ से, तो क्या लिखोगे, पी ए का वैल्यू कितना आया बताओ, पी ए के ऊपर में सॉरी पी पी ना, पी पी कैलकुलेट कर लिया कितना, ये आ गया 48। पी क्यू कितना आया, ये पी पी था बच्चा, यहाँ पी पी लिख देना, पी पी, ठीक है, पी पी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और पी क्यू का वैल्यू कितना आया 24, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 48 प्लस 24, ये आ जाएगा 72 आंसर, यही आ गया 72। आंसर कहाँ पर है 72 मिला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है, रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देख लो हमने क्या किया यहाँ पर, ये सब हमारे पास दिया हुआ था, ये सब हमारे पास दिया हुआ है ना, सब कुछ दिया हुआ था। उसके बाद हमने एन टोटल निकाल लिया। एन टोटल क्यों निकाला, ताकि हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, क्योंकि रॉल्स लॉ में मोल फ्रैक्शन का काम आता है, तो रॉल्स लॉ हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने रॉल्स लॉ अप्लाई किया, पी पी निकाल लिया, उसके बाद पी क्यू निकाल लिया हमने, फिर दोनों को जोड़ दिया, टोटल निकल गया, राइट। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलो रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कौन फॉलो करता है बोलो, रॉल्स लॉ कौन फॉलो करता है, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, ए बी इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होता है ना। उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 19, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय द सी वाटर। सी वाटर से प्योर वाटर कैसे निकालोगे जी,
बोलो बोलो, तुमने पढ़ा होगा रिवर्स ऑस्मोसिस और उसका एप्लीकेशन क्या करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन पढ़े हो ना बोर्ड क्लास में 12th में, क्या कहता है, सी वाटर से प्योर वाटर निकालते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लो, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, लास्ट ईयर इसको भी खत्म कर लेते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कैलकुलेटिंग डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर। पॉलीमर और प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पढ़े हो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर पॉलीमर और प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास निकाल, नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ इसका, प्रोटीन वाला आया ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बाकी आप खुद यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, फर्दर कोई दिक्कत होगी तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने डाला हुआ है, 25 क्वेश्चन, तो वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, 5 क्वेश्चन यू विल आस्क बाय योर टीचर्स। ओके ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।